नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज हम हिंदी का एक सेट पेपर लेके आए जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। बौना का तत्सम क्या है? वापन, वपन, वामन या फिर बान। तो बौना का जो तत्सम होता है वामन होता है। चलिए तत्सम को भी समझ लेते हैं। तत्सम का क्या मतलब होता है? जो तत्सम क्या होता है? तत् मतलब जो, सम मतलब समान, किसके समान। तो तत्सम का मतलब जिसके समान, तो किसके समान या संस्कृत के समान। जो भी शब्द संस्कृत के होते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। इसके अलावा तद्भव जो होता है, इसके अलावा जो तत्सम से परिवर्तित हो गए होते संस्कृत से, उन्हें हम तद्भव कहा जाता है। क्या समझे? जो तत्सम जो संस्कृत के समान होंगे वह तत्सम कहलाएंगे। उसके अलावा जो अन्य जितने होते हैं वह तद्भव कहलाते हैं। इसके चलिए देख भी लेते हैं इसकी परिभाषा। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, वह जो होते हैं तत्सम। तथा तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं। तो सीधी सीधी जो परिवर्तित हो जाएंगे वह तद्भव, और जो परिवर्तित नहीं होंगे वह तत्सम। जैसे तत्सम और तद्भव समझ लेते। अग्नि का क्या होता है? आग होता है। अध का आज, अर्ध का आधा, अक्षी का आँख। आमलक का क्या होता है? आंवला होता है। ये कुछ याद कर लीजिएगा। आमलक का आंवला होता है। स्कंभ का क्या होता है? खंबा। क्षेत्र का खेत। और जो खरजू का खुजली। इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? असुर, अग्नि, अश्व या आकाश। तो धूमकेतु जो पर्यायवाची क्या होता है? यह होता है अग्नि होता है। चलिए देख लेते हैं अग्नि के अन्य पर्यायवाची। वरही, पावक, वसुसखा, धूम्रकेतु या धनंजय जो होते हैं ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। असुर का क्या है? दनुज, दानव, यातुधान। इसके अलावा अश्व का वाजी, सैंधव, है, घोड़ा, तुरंग, घोटक होता है। और आकाश का धव, व्यम, अभ्र, नभ और अनंत होता है। चलिए साथियों अब आगे। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है? उससे बैठा नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या कोई नहीं। कभी भी समझिएगा कि इस तरीके से उसे बैठा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं ये हमेशा भाववाच्य होते हैं। अगर इस पैटर्न में कोई मिले कि उससे जैसे या किया नहीं जाता, तो यह जितने होते हैं भाववाच्य होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या होता है? वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। तब समझिए वाच्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले भाववाच्य देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी वह मुझसे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। देखिए इसकी परिभाषा को ध्यान मत दीजिए। आपको समझना क्या है कि देखिए एक ही पैटर्न होता है भाववाच्य के लिए कि उससे यह कार्य किया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, इस तरीके से बने तो भाववाच्य होगा। फिर आता है कृतवाच्य। इसमें क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है, इसमें क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, तो कृतवाच्य होता है। जैसे मीरा गाती है, राम ने दूध पिया, तो कौन प्रधान है इसमें? मीरा प्रधान है। इसके अलावा क्या है? कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, जैसे सीता ने पत्र लिखा और मोहन ने लेख लिखा, तो क्या समझ गए होंगे कि इसे कर्मवाच्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है। क्या हुआ? राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो यह क्या होगा? तो यह होता है क्रिया विशेषण होता है। देखिए इस तरीके का धीरे धीरे, तेजी तेजी, ये जो होते हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? देखिए राम कर क्या रहा? क्रिया क्या है? पढ़ना। और पढ़ भी कैसे रहा है? वह धीरे धीरे पढ़ रहा, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्या समझे? राम की क्रिया क्या है? पढ़ना होती है। और पढ़ कैसे रहा? धीरे धीरे पढ़ रहा, तो यह क्रिया विशेषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें क्या होगा? यह जो होगा अपादान होगा। आपको बताया गया था कि जब भी कोई किसी चीज़ से अलग होता है तो यह जो होती है अपादान कहलाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और भी कारक देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के संप्रदान को के लिए संबंध का के की रे अधिकरण में पर संबंध है अरे इत्यादि जो होते हैं या इसके अंदर आते हैं। चलिए आगे अगला है, वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक है। इसके अलावा कृदंत है, सकर्मक है या संयुक्त है? सभी साथी बताएंगे। तो यह जो होती है एक अकर्मक क्रिया होती है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है वह क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना। इसके अलावा क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार परिवर्तित होता है। तो चलिए साथी इसके बारे में आगे थोड़ा देखते हैं।
कर्म के आधार पर क्रिया दो के भेद होते हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक। अकर्मक क्या होता है? जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना होता हो वह अकर्मक। जैसे वह खेल रहा है, राम करता और खाता है, तो यह जो है अकर्मक होगी। सकर्मक क्या होगा कि जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक कहेंगे। जैसे राम जो है आम खाता है, तो क्या पता चला कर्म क्या है? आम जो है इसका प्रयोग हो रहा है। और इसके अलावा कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया दो या अधिक वस्तुओं के मेल से बनती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल, उछरत जुग मीन। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार इसके अंदर होता है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? तो यह धर्मवीर भारती ने लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती की जो है रचनाएं हैं। चलिए साथियों अगला शब्द देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, कंठ, दंत या फिर कंठ तालव्य। तो ये जो होता है वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये वैसे टॉपिक पूरा कंप्लीट भी कराया जा चुका है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। बाकी अगर आप एक बार रिवीजन करना चाहें तो कंठ से क्या होता है? आ का वर्ग हा और विसर्ग। तालु से ई चा वर्ग याशा। मूर्धा से री टा वर्ग राशा। दंश से ता वर्ग लाशा। ओठ से उ बड़ा उ पा वर्ग। नासिक से इया अंगा माड़ा ना। उसके अलावा कंठ से ए कंठोष्ठ से ओ औ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि का विशेषण क्या है? अनि, आग्नेय, उसके बाद अज्ञेय या आग। तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है तेजाब में कौन सी संधि होती है? तेजाब में कौन सी संधि है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तेजाब एक प्रकार का पदार्थ है, इसलिए जो होता है यह द्रव्यवाचक जो होगा संज्ञा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाव जल में तैरती है, सो संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक या अधिकरण। तो में पर जो होता है किस पे आता है? यह अधिकरण में आता है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? महेंद्र में संधि विच्छेद क्या होगा? महजन इंद्र, महधन इंद्र, महधन इंदर या महाधन ईद। तो महाधन इंद्र जो होगा या महेंद्र का जो होगा संधि विच्छेद होगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। शेर को सवा शेर या क्या होता है? संपन्नता, असंभव कार्य, एक से बढ़कर दूसरा या नष्ट करना। तो यह जो होता है एक से बढ़कर दूसरा जो होता है या शेर को सवा शेर मिलना कहा जाता है। इसके अलावा जो होता है आगे बढ़ते हैं। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या आता है? लिप्सा, विभुक्षा, जिज्ञासा या प्रमेय। तो पता होगा विभुक्षा जो होती है खाने की इच्छा होती है। इसके अलावा पाने की इच्छा लिप्सा, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, जो परिणाम से सिद्ध हो सके प्रमेय होता है। जो कहीं जाकर लौट आए वो प्रत्यागत होगा, आया हुआ आगत कहलाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन है? जो है काल्बर्ट, वासबर्न, डैकाली, मैडम मॉन्टेसरी या फ्रोबेल। तो पता होगा फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जो है जन्मदाता है। इनके बारे में देख लेते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रीडरिख विलियम अगस्ट फ्रोबेल थे। फ्रोबेल ने बालकों को पौधे, स्कूल को बाग तथा शिक्षा को माली की संज्ञा देते हुए कहा कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधे शिक्षक रूपी माली को देख रेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देख लेते हैं डाल्टन पद्धति किसने दिया था? हेलन पार्क ने, मारियन मॉन्टेसरी ने जो है दिया था। चलिए आगे क्या है कि प्रोजेक्ट विधि किसने दी? तो जॉन डीवी ने। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने। विनेटेका योजना कार्लेट जो है वार्सबर्न ने। और बेसिक शिक्षा या महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवर का विलोम क्या होता है? तो प्रवर का होता है अवर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तीक्ष्ण का कुंद होगा, कुलदीप का कुलांगर, गत का आगत, ऋजु का वक्र, वृत्त का अमृत और आकुंचन का प्रसारण जो होगा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षा में किस अध्यापन प्रक्रिया का जो प्रयोग किया जाता है? सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या वाचन। तो आपको पता होगा वाचन जो है
पद्धति का जो प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। इस कवि की काव्य पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा जो है यह लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो सभी साथी बताएंगे तुलसीदास हो सकते हैं, केवल भारती, इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर शिवराज सिंह बेचन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन आत्मकथा के जो है लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कि धुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, या अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग लगाना क्या होता है? या अच्छी बातें कहकर बहकाना जो होता है सब्ज बाग लगाना होता है। इसके अलावा धुन लग जाना का मतलब होता है सिर पर भूत सवार होना। उसके अलावा सात घाट का पानी पीना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अपनी जान बचाना होता है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे। इच्छा बोधिक, नाम बोधिक, पूर्वकालिक या सहायक क्रिया। तो यह जो होती है पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। तो आप समझ चुके हैं पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। चलिए थोड़ा सा क्रिया के बारे में देख लेते हैं। क्रिया जिस शब्द में किसी नाम का करना या होना पता चले तो क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, खाना, आना। पूर्वकालिक क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में लग जाए तो उसे पूर्वकालिक। जैसे नहाकर भोजन खाया तो नहाकर पूर्वकालिक क्रिया कहलाई। इसके अलावा क्या होता है? इच्छा बोधक क्रिया क्या होती है? इस क्रिया में करने वाले की इच्छा प्रकट होती है, जैसे मैं खाना चाहता हूँ। फिर नाम बोधक क्या होते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे जो है नाम बोधिक कहते हैं। जैसे भस्म करना, दुखी करना। तो यह जो होता है एक तरीके से जो है नाम बोधिक कहलाती है। और सहायक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को जो है स्पष्ट और पूरा करने में सहायता देती है। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रिया सहायक क्रिया हो सकती है। वे सुन रहे थे, इनमें सुनना मुख्य क्रिया है और रहे थे क्या था? सहायक क्रिया कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला आता है फूले का सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता होगा इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़। तो आज का अगला प्रश्न है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद हैं? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या गुणवाचक। तो यह सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के जो है भेद है। संज्ञा पूरी कंप्लीट कराई जा चुकी है। यदि किसी प्रकार का जो है डाउट हो तो उसको जाके एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है बोधक जो है यह कहा जाता है। तो आप लोग जो है सर्वनाम भी जो है कंप्लीट कराया जा चुका है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में, खेल शिक्षण प्रणाली में, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली में या गद्य शिक्षण प्रणाली में। तो यह जो व्याकरण शिक्षा प्रणाली में जो है निगमन प्रणाली का जो प्रयोग होता है। निगमन प्रणाली में क्या होता है आपको पता होगा। पहले नियम जो होते हैं वह देखे जाते हैं, नियम सूत्र जो होते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि निगमन प्रणाली जो होता है व्याकरण का प्रयोग व्याकरण शिक्षण प्रणाली में अधिक होता है। और निगमन प्रणाली की जन्मदाता अरस्तु थे। इस विधि के द्वारा नियम, सिद्धांत और सूत्रों की सत्यता की जाँच आसानी से की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तत्सम क्या होता है? आपका तत्सम निज, अपनापन, आत्मा या आत्मज। तो आपका तत्सम क्या होगा? या आत्मा जो होता है आपका तत्सम कहा जाता है। तो चलिए साथी आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।